हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम आज के सेशन में ड्रामा सेक्शन से विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ के कुछ और लॉन्ग आंसर के साथ आपके सामने हैं, जो कि एलटी ग्रेड में और जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें आपको लिखना होते हैं क्वेश्चंस के आंसर, उन सभी में मदद करने वाला है। हमने अभी तक इस टॉपिक पर क्वेश्चन नंबर 1 जो पहला ही है इसको भी डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी अपने प्रीवियस वीडियो में इसको भी डिस्कस कर लिया था। आज बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं और इस उम्मीद के साथ इसको डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी तैयारी में ये अहम भूमिका निभाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हमारा टॉपिक वही है, सेम मैकबेथ से ही क्वेश्चन है अभी जो चल रहे हैं। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरे की बारी है और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपके इस एलटी ग्रेड के लिटरेचर के कोर्स को समाप्त कर लें। तो देखेंगे क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ लेडी मैकबेथ इन द प्ले, हाउ डज हर कैरेक्टर इवॉल्व फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द ट्रेजेडी। तो हमें ये डिस्कस करना है कि लेडी मैकबेथ का रोल क्या रहा इस प्ले में शुरुआत से लेकर के अंत तक, और उसका कैरेक्टर कैसे इवॉल्व हुआ। क्या जैसा शुरू में कैरेक्टर उसका दिखाया गया वैसा ही लास्ट में था, या उसमें कुछ चेंजमेंट भी है। इसके लिए 2 बातें अपन समझ लेते हैं। पहले जब कैरेक्टर की बात आती है तो कैरेक्टर्स 2 तरह के कंसीडर किए जाते हैं। पहला होता है फ्लैट कैरेक्टर और दूसरा होता है राउंड कैरेक्टर। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो फ्लैट कैरेक्टर होता है तो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड ये सेम रहता है, नो चेंज। जैसा दिखाया जाएगा, अगर दयालु है तो दयालु ही रहेगा, अगर आलसी है तो आलसी ही रहेगा, अगर बहादुर है तो भी बहादुर ही रहेगा। और जो राउंड कैरेक्टर होता है उसकी विशेषता ये है कि वो शुरुआत में कुछ और दिखाया जाता है और अंत आते आते उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। पूरे प्ले में, पूरी कहानी में राउंड कैरेक्टर जो है वो अपनी क्वालिटीज़ को या तो बढ़ाता जाता है या फिर घटाता जाता है, यानी चेंजमेंट आता ही आता है। ये इस राउंड कैरेक्टर की विशेषता है। तो आप जो लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर है मैकबेथ में, तो उसको आप राउंड कैरेक्टर कह सकते हैं कि इसका कैरेक्टर जो है वो राउंड कैरेक्टर है जो बदलता है। कैसे बदलता है, क्या उसमें अच्छाई आ जाती है, क्या बुराई आ जाती है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ दिखाई है, क्या वीकनेस दिखाई है, वो सारा कुछ। चलिए तो आंसर शुरू करेंगे अपन। लेडी मैकबेथ इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीमेल फिगर्स। बात शुरू में ही आ गई कि जो लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के तमाम सारे फीमेल कैरेक्टर्स में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। एम्बॉडीइंग बोथ एम्बिशन एंड गिल्ट, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ना, ये हमारे सामने एम्बिशन महत्वाकांक्षा को भी दिखाता है और गिल्ट अपराध को, पाप को, गुनाह को भी प्रदर्शित करता है। एट द स्टार्ट, बिल्कुल अगर शुरुआत की बात करेंगे, एट द स्टार्ट तो शी इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड डंकन्स मर्डर। तो वही एकमात्र ताकत थी डंकन के मर्डर के पीछे। कैसे? हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब वो शेक्सपियर डंकन को मारने जाता है तो थोड़ा सा हिचकता है मारने में, कि वो मेरा राजा भी है, मेरा मेहमान भी है, मैं उनको अच्छे से जानता भी हूँ, आदमी भी अच्छा है। तो फिर ये जो लेडी मैकबेथ है ना, ये उसको जो है आ करके एक्साइट करती है। कैसे? चैलेंज करके उसके मेनलाइनस को या मैस्कुलिनिटी को, कि किस तरह के मर्द हो तुम, अपने आप को मर्द कहते हो और अपनी इस प्रोफेसी जो तुम्हारे सामने पूरी होती दिख रही है उसको पूरा करने में पीछे हट रहे हो तुम। तब जो है वो फिर उतारू हो जाता है। तो यही कहा है कि ड्राइविंग फोर्स था डंकन के मर्डर के पीछे, और वो कौन था? यही लेडी मैकबेथ। व्हेन शी रीड्स मैकबेथ्स लेटर, जब वो मैकबेथ के लेटर को पढ़ती है तो देखिए, शी फियर्स, उससे ये इस बात का डर लगता है कि हिज नेचर, उसके जो पति का नेचर है ना, टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, उसके अंदर दयालुता कूट कूट के भरी है। टू सीज द क्राउन, और इतनी दयालुता है कि वो इस ताजवाज को पाने के
लिए जो काम करने हैं एम्बिशन को पूरा करने के लिए, मर्डर है, धोखा है, बेट्रायल है, ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। समोनिंग, तो फिर वो क्या करती है, समोनिंग डार्कनेस, अंधेरे को बुलाती है, यानी काली ताकतों को बुलाती है, और कहती है सेक्स मी हेयर, मेरे अंदर के फेमिनिज्म को ख़त्म कर दो, मेरे नारित्व को ख़त्म करो, और फिल मी टॉप फुल ऑफ डायरेक्ट क्रुएल्टी, और मुझे जो है क्रुएल्टी से भर दो। ठीक है, तो इसमें आप ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसके हिसाब से पुरुष ही क्रूएल होते हैं, महिला नहीं होती। ये मतलब महिला थी तो कह रही थी मेरे अंदर बड़ी जो है दयालुता है, विनम्रता है, उसको ख़त्म करो और मुझे भी क्रूएल बनाओ। ये भी एक तरह की, आप ये समझिए कि आयरनी है। हर रिजेक्शन ऑफ, उसका जो रिजेक्शन था ऑफ फेमिनिटी, अपनी नारित्व को त्यागने का, एंड मॉरलिटी और नैतिकता को, तो शोज हर डिटर्मिनेशन टू एक्ट रथलेसली, वो उसके इस डिटर्मिनेशन को दिखाता है कि उसका जो काम होगा ना वो बहुत निर्दयता से भरा होगा। रथलेसली, रथलेस मतलब निर्दयी होता है। चलिए अगला पैराग्राफ देखेंगे। ये तो हो गया पहला इसका इन्फ्लुएंस। हर इन्फ्लुएंस इज क्रूशियल इन परसुएडिंग मैकबेथ, ये वही बात आ गई कि उसका जो प्रभाव है ना वो मैकबेथ को समझाने में भी बड़ा क्रूशियल रहा। शी मॉक्स हिज हेजिटेशन, वो उसके हेजिटेशन का मजाक उड़ाती है और कहती है कि व्हेन यू डस्ट टू डू इट देन यू वर अ मैन, करेगी क्या तुम अपने आप को पुरुष कहते हो जबकि तुम ये करने से घबरा रहे हो, पीछे हट रहे हो। बाई क्वेश्चनिंग हिज मैस्कुलिनिटी, उसके पुरुषत्व को क्वेश्चन करके, प्रश्न करके, शी मैनिपुलेट्स हिम इनटू मर्डरिंग, वो उसको मर्डर करने के लिए मैनिपुलेट कर लेती है। किसका मर्डर? डंकन का मर्डर। ये बेचारा डंकन है जो भी निपटा दिया जाएगा कुछ देर में। डेमोन्स्ट्रेटिंग, ये बात दिखाती है हर इनिशियल डोमिनेंस एंड कंट्रोल, उसके शुरुआती डोमिनेंस, प्रभाव को, एंड कंट्रोल और नियंत्रण को भी, कि उसने कैसे मैकबेथ को अपने कंट्रोल में कर रखा था। मैकबेथ को ही नहीं, आप स्टोरी को कहिए पूरी, अगर वो एक्साइट ना करती मैकबेथ को तो बात हो रही होती। हाउएवर एज द प्ले प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे प्ले बढ़ता जाता है ना, लेडी मैकबेथ स्ट्रेंथ अनरेवल्स, उसकी जो ताकत है वो अनरेवल होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है, बिखरना शुरू हो जाती है, कह सकते हैं आप। आफ्टर डंकन्स मर्डर, डंकन के मर्डर के बाद, शी अटेम्प्ट्स टू सप्रेस गिल्ट, वो अपने अपराध को छिपाना चाहती है। अपराध को क्या करना चाहती है? छिपाना चाहती है, लेकिन वो अपराध छिपने का नहीं है। और क्या कहती है? ये कहती है अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड, थोड़े से पानी से हमारे पाप धुल जाएगा, है ना। यही उसके डायलॉग होते हैं कि अभी निपटाते हैं, थोड़ा सा पानी, काम ख़त्म। यानी कुछ देर तो घबराहट रहेगी, लेकिन कुछ देर के बाद जब हमारी महत्वाकांक्षा हमें मिल जाएगी ना, तो फिर किसी तरह का कोई भी डर, भय और ये पाप आप अपन को नहीं समझ में आएगा। बट हर कंपोजर फेड्स एज वॉयलेंस एस्केलेट्स, लेकिन जैसे जैसे वॉयलेंस बढ़ती जाती है ना फिल्म में, तो उसका जो कंपोजर है, यानी उसकी जो भूमिका जो बड़ी ताकतवर और प्रभावी दिखाई दे रही थी, वो फेड होना शुरू हो जाती है। अनलाइक मैकबेथ, मैकबेथ की तरह हु ग्रोज हार्डेंड, शी बिकम्स कंज्यूम्ड बाय रिमोर्स। एक चीज़ ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि एक तरफ तो मैकबेथ जो शुरुआत में कमज़ोर लग रहा था, अब वो कैसा हो रहा है? हार्डन, कठोर होता जा रहा है। और जो लेडी मैकबेथ थी, बिकम्स कंज्यूम्ड बाय रिमोर्स, वो जो बड़ी मजबूत दिखाई दे रही थी, प्रभावी दिखाई दे रही थी, अब वो अपने पश्चाताप में घुली जा रही है। कंज्यूम्ड, ख़त्म होती जा रही है, यानी उस पश्चाताप उसे जो है खोखला करता जा रहा है। तो ये कंट्रास्ट है दोनों में। पहले मैकबेथ कमज़ोर दिखता है, बाद में कठोर हो जाता है। और पहले लेडी मैकबेथ कैसी दिखती है? कठोर, और बाद में वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। चलिए अगला देखेंगे पैराग्राफ। बाय एक्ट 5 आते आते, यानी लास्ट एक्ट आते आते, लेडी मैकबेथ इज़ रिड्यूस्ड टू ब्रोकन फिगर, वो एक कमज़ोर फिगर में बदल जाती है। हॉन्टेड बाय हेलुसिनेशंस ऑफ ब्लड ऑन हर हैंड्स, और उसको जो उसके हाथों में ब्लड लगा है, उसके जो है हेलुसिनेशंस उसके आते हैं, बार बार उसको डराते हैं। और वो कहती ओ डैम्ड स्पॉट, हेयर इज़ द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, कि ये जो
डैम्ड स्पॉट है, ये अभिशापी जो दाग लगे हुए हैं मेरे हाथों में। हेयर इज़ द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, अभी भी उस ब्लड की महक मुझे आती है। बस वो यही चिल्लाती है बेचारी अपनी नींद में और जहाँ भी होती है। वंस फियरलेस, जैसे कि अभी बात करी हमने, शुरू में वो बहुत ज़्यादा निर्भीक थी। शी इज़ नाउ डिस्ट्रॉयड बाय द वेट ऑफ गिल्ट, अब वो अपने पाप के बोझ तले पूरी तरह से दब करके बर्बाद हो गई है, डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इस बात को आप इससे भी एक और बात इससे जुड़ी हुई है, और वो क्या है कि ऑल द सेंट्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल आर्म। हाँ, ये बात भी कहती है वो कि पूरे अरब के आप इत्र ले आइए, है ना, लेकिन वो मेरे इस हाथ की इस स्मेल को खुशबू में नहीं बदल पाएंगे, ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। अच्छा, हर ऑफ स्टेज डेथ इम्प्लाइड एज सुसाइड मार्क्स हर ट्रेजिक एंड। करेंगे उसकी जो ऑफ स्टेज मौत है, यानी वो ड्रामा खेला जब जा रहा था तो उस टाइम मौत तो दिखाई नहीं गई थी इसकी, तो ये जो कह रहे हैं बात है इम्प्लाइड एज सुसाइड, उसे कहा जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया था। मार्क्स हर ट्रेजिक एंड, और वो उसके ट्रेजिक एंड को दिखाती है कि किस तरह से एक कैरेक्टर जो कि बड़ा बहादुर और निर्भीक हो किसी कहानी की शुरुआत में, वो भी कमज़ोर और दयनीय हो सकता है आखिर तक पहुँचते पहुँचते। आगे देखेंगे लास्ट में लेडी मैकबेथ्स एवोल्यूशन। लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर का जो विकास हुआ है, फ्रॉम एम्बिशियस इंस्टिगेटर टू टॉर्मेंटेड विक्टिम, एक एम्बिशियस महत्वाकांक्षी इंस्टिगेटर उत्तेजक के रूप से टू टॉर्मेंटेड विक्टिम, एक दयनीय या शिकार के तौर पर रिफ्लेक्ट्स, वो दिखाता है डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ एम्बिशन, एम्बिशन के बर्बाद कर देने वाली शक्ति को। ठीक है, एंड गिल्ट, और पाप की बर्बाद कर देने वाली शक्ति को। शेक्सपियर पोर्ट्रेज हर एज बोथ कैटलिस्ट ऑफ मैकबेथ्स राइज एंड द एम्बॉडीमेंट ऑफ इट्स साइकोलॉजिकल कॉस्ट। शेक्सपियर उसके कैरेक्टर को मैकबेथ के उत्थान या उसकी तरक्की का कैटलिस्ट भी बताते हैं, एंड द एम्बॉडीमेंट ऑफ इट्स साइकोलॉजिकल कॉस्ट, और उसके मानसिक जो उसको कीमत चुकानी पड़ती है साइकोलॉजिकल, उसको भी उसका एम्बॉडीमेंट दिखाते हैं, प्रतीक दिखाते हैं। शोइंग दैट, जो बात जो ये दिखाता है दैट की अनचेक्ड एम्बिशन करप्ट्स नॉट ओनली एक्शंस बट आल्सो द माइंड, कि अगर अनचेक्ड एम्बिशन है, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा है ना, करप्ट्स नॉट ओनली एक्शंस बट आल्सो द माइंड, वो हमारे कार्यों को ही नहीं, हमारे दिमाग को भी, हमारे ब्रेन को भी क्या करती, करप्ट कर देती है, करप्ट कर देता है एम्बिशन होगा, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने अभी डिस्कस किया, जिसमें हमें लेडी मैकबेथ के रोल को बताना था कि कैसे उसका विकास हुआ, कि शुरुआत में बड़ी वो मजबूत और दृढ़ संकल्प वाली दिख रही थी, लेकिन आखिर आते आते एक्ट 5 तक वो जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, और लास्ट में सुसाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डज शेक्सपियर यूज इमेजरी ऑफ ब्लड, किस तरह से शेक्सपियर ने ब्लड की इमेजरी को दिखाया है, डार्कनेस की इमेजरी को दिखाया है, एंड द अननेचुरल टू रेनफोर्स द सेंट्रल थीम ऑफ गिल्ट, अपनी सेंट्रल थीम ऑफ गिल्ट को रेनफोर्स करने के लिए, एंड करप्शन, और करप्शन को दिखाने के लिए इन मैकबेथ में। ठीक है, तो हमें ब्लड, डार्कनेस और अननेचुरल टू रेनफोर्स सेंट्रल थीम ऑफ गिल्ट एंड करप्शन एंड मैकबेथ, चलो बात वही है। तो हमें ब्लड और डार्कनेस की इमेजरी को दिखाना है, कैसे शेक्सपियर ने यूज़ किया है। चलिए आंसर देखते हैं। शेक्सपियर saturates Macbeth with imagery of blood, darkness, and unnatural, reflecting the moral corruption and psychological torment of the characters. शेक्सपियर ने सेचुरेट्स मैकबेथ को सेचुरेट किया है विथ इमेजरी ऑफ ब्लड, ब्लड की इमेजरी के साथ में, डार्कनेस की इमेजरी के साथ में, अननेचुरल और अप्राकृतिक घटनाओं के साथ में, रिफ्लेक्टिंग जो दिखाता है मोरल करप्शन, नैतिक करप्शन को, भ्रष्टाचार को, एंड साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट, और साइकोलॉजिकल मानसिक टॉर्मेंट को ऑफ कैरेक्टर्स, उसके व्यक्तित्वों के।
ठीक है, ये हमने शुरुआत कर दी इसकी। अब देखते हैं आगे। ब्लड बिकम्स द मोस्ट पावरफुल सिंबल ऑफ गिल्ट। इस नाटक में आप ध्यान देंगे तो जो ब्लड है, जो खून है, वो सिंबल ऑफ गिल्ट बन बन जाता है, सबसे पावरफुल ताकत, सबसे शक्तिशाली। आफ्टर मर्डरिंग डंकन ना, देखिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, चाहे देखिए डंकन का मर्डर हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, बैंको का भी मर्डर हुआ। अच्छा, डंकन के बाद पहले गार्ड्स का मर्डर हुआ और उसके बाद में बैंको का मर्डर हुआ, तो उन सब में ब्लड ही है ना। तो उसी वो दिखाया गया कि पावरफुल सिंबल के तौर पर पाप के। आफ्टर मर्डरिंग डंकन, डंकन को मारने के बाद मैकबेथ लेमेंट्स, मैकबेथ पश्चाताप करता है, विलाप करता है। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। क्या नेपच्यून के बड़े बड़े विशालकाय महासागर भी मेरे इस हाथों में लगे हुए खून के दाग को धो पाएंगे। ब्लड हेयर सिग्निफाइज, यहाँ पर भी ब्लड सिग्निफाई करता है परमानेंट स्टेन ऑफ गिल्ट, पाप के एक कभी ना खत्म होने वाले, कभी ना मिटने वाले स्टेन, दाग या धब्बे को। इम्पॉसिबल क्लींस, और असंभव सफाई को, या उसे इससे छुटकारा पाने को कह सकते हैं। सिमिलरली, और उसी के तरह, लेडी मैकबेथ भी वंस डिसमिसिव लेटर क्राइज, एक बार वो जो बड़ी रिजिड थी, लेटर क्राइज इन मैडनेस, वो भी बाद में बेचारी मैडनेस, पागल होकर चिल्लाने लगती है। हेयर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, अभी भी मेरे हाथ में उस ब्लड की महक है। ऑल द परफ्यूम्स, अच्छा वहाँ पर ने सेंट यूज़ किया था, परफ्यूम है यहाँ पे। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, और अरब के आप सारे इतर ले आइए, वो भी इस छोटे से हाथ को स्वीटन नहीं कर पाएंगे, यानी जो स्मेल है ब्लड की वो नहीं जाएगी। ये एक्ट 5 सीन 1 में भी बात कही। ब्लड इमेजरी 10, ब्लड इमेजरी जो है चार्ट्स द कैरेक्टर्स डिसेंट इनटू गिल्ट रिडन डिस्पेयर, वो दिखाती है कैरेक्टर्स के डिसेंट, उतर जाने को, गिल्ट रिडन डिस्पेयर, पाप से ग्रसित, डिस्पेयर दुख में घिर जाने को कहते हैं। वैसे यहाँ पर जो डिसेंट है वो मतलब उतरना होता है, डिसेंड उससे बना हुआ है। लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि जो ब्लड इमेजरी दिखाई है ना, इससे कैरेक्टर्स के को ये दिखाया गया है वो किस तरह से पाप से ग्रसित दुख में घिर जाते हैं चारों तरफ से, और अपने आप को असहाय और कमजोर पाते हैं। अगला देखते हैं पैराग्राफ। डार्कनेस सिंबलाइजेस, ब्लड की बात होगी, अब डार्कनेस में आ जाइए। एविल डीड्स, डार्कनेस अंधेरा जो है वो बुरे कामों को दिखाता है। एंड मोरल ब्लाइंडनेस, और नैतिक अंधेपन को भी। मैकबेथ प्रेज, मैकबेथ ये प्रे करता है। स्टार्स हाइड योर फायर्स, अपनी फायर आग को, अपनी रोशनी को छुपा लो। लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिज़ायर्स, ये कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये जो रोशनी है, मेरी ब्लैक एंड डीप डिज़ायर्स, मेरी अंधकारमयी और इन अंदर तक छिपी हुई इच्छाओं को, आशाओं को देख लें। इसलिए अपनी रोशनी को बुझा लो, हटा लो, ख़त्म कर लो। बड़ा वटा लाइन्स। कंसीलिंग एम्बिशन इन शेडोज़, कंसीलिंग एम्बिशन इन शेडोज़, और मेरे जो एम्बिशन है ना उसको कंसील, छुपा लो, इन शेडोज़, परछाई में छुपा दो, अंधेरा कर दो ताकि मेरा एम्बिशन छुप जाए। लेडी मैकबेथ इकोज दिस व्हेन शी कॉल्स फॉर नाइट टू क्लॉक मर्डर, करेंगे लेडी मैकबेथ भी इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करती है जब शी कॉल्स फॉर नाइट टू क्लॉक मर्डर, जब उस रात को, जिस रात को खून होना था, वो भी यही सही लाइन कहती है कि अंधेरा कर दो और तारो, तुम अपनी रोशनी को छिपा लो। ये सब वही बात। कम थिक नाइट एंड पाल दी इन द डनेस्ट स्मोक ऑफ हेल, करें कि कम थिक नाइट है, अंधेरे से भरी हुई रात आ जाओ। थिक का यूज़ बड़ा अच्छा किया है। नाइट मतलब अंधेरा, और थिक रात, और रात में मतलब अंधेरा हो गया। और थिक नाइट का क्या मतलब है, घंघोर अंधेरा कर दो। पाल दी इन द डनेस्ट स्मोक ऑफ द हेल, और अपने आप को नरक के धुएं में छिपा लो। अब रात में अंधेरा, फिर उसको भी छिपाना, बड़ी अच्छी इमेजरी है, गजब की। डार्कनेस सर्व्स एज द बैकड्रॉप फॉर ट्रेचरी एंड द रिजेक्शन ऑफ मोरल ऑर्डर, और एक चीज़ जो हम सभी जानते हैं कि जो अंधेरा है ना, सर्व एज द बैकड्रॉप फॉर ट्रेचरी, वो
क्या होता है? ट्रेचरी मतलब गद्दारी को दिखाता है। कैसे? भाई आप गद्दारी अगर करेंगे किसी से तो उसके सामने नहीं करेंगे, उसको अंधेरे में रख के गद्दारी करेंगे, है ना। एंड द रिजेक्शन ऑफ मोरल ऑर्डर, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप नैतिक अपने कर्तव्य को क्या कर रहे होंगे? रिजेक्ट कर रहे होंगे, नैतिकता को छोड़ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द अननेचुरल रेनफोर्सेस करप्शन, और जो अननेचुरल जो अप्राकृतिक वातावरण है या माहौल है, रेनफोर्सेस करप्शन, वो भ्रष्टाचार को दिखाता है, रेनफोर्स करता है। नेचर इट सेल्फ रिवोल्ट्स, नेचर जो है वो खुद रिवोल्ट करती है। नेचर रिवोल्ट्स आफ्टर डंकन्स मर्डर, वो भी रिवोल्ट पे उतर आती है नेचर भी। अ कॉन वाज बाय अ म्यूजिंग आउल हॉग्ड एट एंड, तो कौन, जैसे कि रात के अंधेरे को छिपने के लिए कहा गया, कि रात से कहा गया कि और अंधेरा कर लो, तारों से कहा गया कि अपनी रोशनी को छिपा लो, तो उसी बात को बड़ी खूबसूरती से शेक्सपियर ने इस लाइन के ज़रिए उल्लू को हॉक करते हुए बताया है और उसके द्वारा प्रदर्शित करते हुए दिखाया। दिस इन्वर्जन ऑफ नेचुरल ऑर्डर मिरर्स मैकबेथ्स रेजिसाइड, दिस इन्वर्जन ऑफ नेचुरल ऑर्डर, प्रकृति के इस बदलाव को या प्रकृति का ये बदलाव मिरर्स मैकबेथ्स रेजिसाइड, वो मैकबेथ के राज हत्या को मिरर करता है, उसको उसका आईना बन जाता है। क्या मतलब है इसका? एक अब उसमें थोड़ा सा आप अगर ध्यान करेंगे तो वो जो रात थी जब डंकन का मर्डर हुआ तो स्टॉर्मी नाइट थी, है ना। ये लग रहा था कि मैकबेथ और लेडी मैकबेथ की आवाज़ जो है वो प्रकृति ने सुन ली है और उसने अपना एक अंधकारमयी रूप धारण कर लिया है, जिसमें तूफान भी है, अंधेरा भी है, सब कुछ है। लेटर, बाद में, बैंकोज घोस्ट, बैंकों का जो घोस्ट है, एंड मैकबेथ विजन्स, और मैकबेथ के जो सपने हैं, सजेस्ट, वो ये सजेस्ट करते हैं कि द अननेचुरल परसिस्ट एज पनिशमेंट, द अननेचुरल परसिस्ट एज पनिशमेंट, कि जो अप्राकृतिक कार्य है ना वो बिना सज़ा के नहीं जाते हैं। यानी अगर आप किसी से गद्दारी करेंगे, धोखा करेंगे, किसी का मर्डर करेंगे तो आप भी सज़ा से बच नहीं पाएंगे। ठीक है, श्योर। नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ में क्या है उसको भी देख लेते हैं। थ्रू दीज रिकरिंग इमेजेस, इन रिकरिंग इमेजेस के द्वारा शेक्सपियर एक्सटर्नलाइज इनर गिल्ट, शेक्सपियर इनर गिल्ट को एक्सटर्नलाइज, बाहर लाने की कोशिश करते हैं, मोरल डीके और नैतिक बर्बादी को भी, पतन को भी बाहर लाने की कोशिश करते हैं। ब्लड मार्क्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेंस, ब्लड जो है वो वायलेंस के कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाता है। डार्कनेस कंसील्स एम्बिशन, और जो डार्कनेस है वो एम्बिशन को छिपाती है। एंड द अननेचुरल रिफ्लेक्ट्स कॉस्मिक डिसऑर्डर, और ये जो अप्राकृतिक घटनाएं हैं, अप्राकृतिक बोलने में बार बार ज़ुबान अटक रही है, डोंट माइंड इट। तो ये जो अप्राकृतिक माहौल था, ये जो अप्राकृतिक जो अंधेरा था वो रिफ्लेक्ट करता है किस बात को? कॉस्मिक डिसऑर्डर, ब्रह्मांडीय अस्त व्यस्तता को, जिसको आप इंग्लिश के मुहावरे में सिक्सेस एंड सेवेंसेस कहते हैं, अस्त व्यस्त होना चीज़ों का। गजब की इमेजरी है भाई। चलिए अब आ जाइए, टुगेदर दीज इमेजेस इमर्स द प्ले इन द वर्ल्ड करप्टेड बाय एम्बिशन, तो ये जो इमेजेस है ना, इमर्स द प्ले, इस प्ले को बाहर करके लाती हैं, इन अ वर्ल्ड, एक दुनिया में जो कि करप्टेड बाय एम्बिशन, जो महत्वाकांक्षाओं से करप्ट हो चुका, बर्बाद हो चुका है। एंड हॉन्टेड बाय गिल्ट, और पाप से भर चुका है। हॉन्टेड वैसे डरना या डरावना होता है। एंश्योरिंग दैट, इस बात का इससे यकीन हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि मैकबेथ क्राइम्स आर इनएस्केपेबली विजिबल, कि ये जो मैकबेथ के काम है ना ये नज़रों से बिना बचे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन और उसका अपन ने आंसर भी देख लिया कि किस तरह से मैकबेथ ने ब्लड और डार्कनेस और अननेचुरल फेनोमेना है उसको किस तरह से यूज़ किया है, क्या दिखाने के लिए, क्या रेनफोर्स करने के लिए। सेंट्रल थीम ऑफ गिल्ट एंड करप्शन इन मैकबेथ, मैकबेथ में गिल्ट और
करप्शन के थीम को दिखाने। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया जाए? देख ले, पढ़ लेते हैं, मन होगा तो कर लेंगे, नहीं पर कल देखते हैं। इवेल्युएट द रोल ऑफ फेट वर्सेस फ्री विल इन मैकबेथ। टू व्हाट एक्सटेंट इज मैकबेथ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन डाउनफॉल। करें कि आप जो है इवेल्युएट करके देखिए ज़रा द रोल ऑफ फेट, भाग्य और फ्री विल दोनों का मैकबेथ में। टू व्हाट एक्सटेंट इज मैकबेथ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन डाउनफॉल, और आप कहाँ तक ये सोचते हैं कि मैकबेथ खुद अपने डाउनफॉल के लिए जिम्मेदार है। ये दो क्वेश्चन है जिनका हमें यहाँ पर आंसर देना है। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे ही अपन सुन समझ लेते हैं, फिर उसको कल देखेंगे अपन। यहाँ मेन बात है कि भाग्य में क्या था और उसकी इच्छा पर कितना निर्भर था। ये दो बातों को हमें डिफ्रेंशिएट करना है दोनों में। जैसा कि हमें पता है, विशेष जब आई उन्होंने जब प्रोफेसी की कि तुम थैन ऑफ कॉर्डर भी बनोगे और फिर उसके बाद में किंग भी बनोगे, तो मैकबेथ अगर चाहता तो उनकी बातों में ना आकर के भाग्य के सहारे सब छोड़ देता। ठीक है, लेकिन उसने अपनी फ्री विल को चुना, है ना, कि नहीं मैं तो उनकी बात मानने के लिए फ्री हूँ। हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक बात है। और कहें कि मैकबेथ रिस्पॉन्सिबल है तो बिल्कुल है, क्योंकि यही बात वहाँ भी लागू होती है कि जब आपकी विचेस ने उसे ये सारी प्रोफेसीज बताई तो बैंकों ने क्या किया था, उसको रोका था एक बार, है ना, कि इनकी बातों में मत आना। ये हमें जो ये प्रेत आत्माएं होती हैं ना, हमें आधा अधूरा सच बताती हैं और हम जो है उसमें आकर के अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। इनकी जो भी कह रहा है कि जो सच्चाई होती है वो आधी अधूरी होती है, इसमें आधे ज़्यादा सच जो है वो छिपा होता है। और हम प्ले में देख ही चुके हैं कि उसने कहा था विचेस ने, उन्होंने, कि तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता जिसने भी अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है। तो दुनिया में सभी ने जन्म लिया है। अब इसमें ट्विस्ट क्या था, धोखा क्या था, डिसेप्शन क्या था? वो था कि जो मैकडफ है ना, वो सजेरियन सेक्शन से क्या होता है जन्म लेता है, उसको मैकबेथ को निपटा देता है बेचारा। तो ये बात में भी फंसा था। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि बिरनाम उड जब तक चलकर नहीं आएंगे तुम्हारे राज्य में तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उसने ही देखा कि सिपाही ब्रांचेस काटते हैं और अपने आप को छिपाने के लिए उनको लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उनका प्लान ये था मैकडफ और मिल्कन का कि हमें अपनी जो है संख्या को छुपाना है। रॉस ने शायद कहा था ये कि संख्या को छुपाएंगे हम कितने हैं वो समझ ना आए मैकबेथ। तो दोनों तरह से धोखा खाया। इसमें भी वही बात है कि वो रिस्पॉन्सिबल खुद ही है, शेक्सपियर काफ़ी हद तक, वो सॉरी मैकबेथ काफ़ी हद तक, पूरी हद तक नहीं काफ़ी हद तक। क्योंकि शुरुआत में जैसे कि हम जानते हैं बड़ा ईमानदार वफादार था वो, और बाद में उसको जो है जो उसका एम्बिशन था उसको जगाने का काम तो विचेस ने किया, तो काफ़ी वो भी जिम्मेदार हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए कल इसका आंसर अपन देखेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, तो थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय। अच्छा एक बात रह गई, हमारा व्हाट्सअप चैनल ग्रुप है, सॉरी, उसको भी आप चाहें तो ज्वाइन कर लें। तो उससे रिलेटेड पीडीएफ टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड वगैरह जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो जो हम उसमें पढ़ाएंगे आपको उसके पीडीएफ उसमें कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड कर दें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं और उस ग्रुप में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसका जो लिंक है ग्रुप का वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।